तो आप सभी का दीक्षांत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एनसीईआरटी के इस स्पेशल सेशन में मैं शंकर झा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग भारत की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि भारत की जलवायु के बारे में आपने पिछली क्लास में भी थोड़ी बहुत अध्ययन किया है, जो 6 क्लास का एनसीईआरटी हम लोग कर रहे थे उसमें भी थोड़ी बहुत इसके बारे में, लेकिन आज हम लोग डिटेल से इस पर अध्ययन करेंगे। तो जो 6 क्लास हम लोग जो 9th क्लास के एनसीईआरटी में जा रहे हैं, इसमें हम लोग एक टॉपिक या एक चैप्टर पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं, जो भारत का फिजिकल डिवीजन का एरिया था। आज का जो जलवायु का टॉपिक है, तो इस टॉपिक में हम लोग किस किस चीज़ पर चर्चा करेंगे और कौन कौन से एरिया कवर किए जाएंगे उसके बारे में आप जान लीजिए, और फिर धीरे धीरे हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे मौसम और जलवायु और उसके तत्व क्या होते हैं उसके बारे में। हालांकि पिछले क्लास में भी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, तो थोड़ा सा हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे ताकि चीज़ों से हम जुड़ जाएं, टॉपिक से कोरिलेट हो जाएं। दूसरा है किसी स्थान के मौसम और जलवायु के नियंत्रक कारक या उसको प्रभावित करने वाले कारक। इसका अर्थ यह है कि आप खुद भी अपने आप के ऊपर इसे लागू कर सकते हैं कि जहाँ पे आप हैं, जिस सिटी में हैं, चाहे आप गांव में हैं या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में या किसी मेगालोपोलिस शहर में है या किसी अन्य शहर में है, तो जिस शहर में आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ का जो वेदर होता है, जो क्लाइमेट होता है, वो किन किन कारकों से कंट्रोल होता है, ये आपको जानना है। आप खुद भी सोचिए। फिर भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। बेशक जो इसमें दूसरा पॉइंट है और जो तीसरा है ये एक दूसरे से कोरिलेट है, यहाँ पर जो होगा वही। फिर हम लोग जेट स्ट्रीम के बारे में हल्का संक्षिप्त चर्चा करेंगे, क्योंकि जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको बताएंगे जेट स्ट्रीम क्या होता है, कॉरियोलिस फोर्स क्या होता है इसके बारे में। हालांकि आप जब 6 क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ रहे थे तो उस समय ही हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था, लेकिन थोड़ा बहुत आज इसकी जिक्र होगी। फिर अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, संक्षिप्त में इसको हम लोग क्या कहते हैं, ITCZ कहते हैं। ये क्या है, कैसे ये फंक्शनिंग करता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर भारतीय मानसून की जो क्रियाविधि है, अर्थात मानसून क्या है, ये किस चीज को व्यक्त करता है, इस सारे बारे में। फिर मानसून की जो ग्रीष्मकालीन समय अवधि होती है, ग्रीष्मकालीन मानसून के बारे में। मानसून प्रस्फुट क्या होता है, इसको हम लोग मानसून ब्रस्ट कहते हैं, ऑनसेट ऑफ मानसून कहते हैं। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर जो मानसून का आगमन और उसकी शाखाएं हैं, ब्रांचेज ऑफ मानसून, उसके बारे में। मानसून ब्रेक के बारे में जानेंगे। फिर इसमें है कि जो एल नीनो है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप ध्यान में रखेंगे कि 9th क्लास का एनसीईआरटी है, तो उसी हिसाब से इस टॉपिक सब पे जिक्र क्या होगा, हम चलेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको जहां पर समझने में दिक्कत हो आप हमसे पूछिएगा। फिर सौदर्न ऑसिलेशन, दक्षिणी दोलन कहते हैं। भारत में ऋतुएं जैसे कि ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु होती है, लौटते हुए मानसून का ऋतु है और शीत ऋतु है। इस संदर्भ में मानसून का अध्ययन किया जाएगा, वर्षा भारत में ऋतु का। फिर वर्षा का वितरण और मानसून की एकताकारी भूमिका या एकता का परिचायक, अर्थात हमारे यहाँ जो डाइवर्सिटी है, कहते हैं ना कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर ना केवल सांस्कृतिक विविधताएं मिलती है, बल्कि ज्योग्राफिकल विविधताएं, आर्थिक विविधताएं, राजनीतिक विविधताएं, सामाजिक सभी प्रकार की डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत जो एक ह्यूज डाइवर्सिटी का देश है। लेकिन उतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में देश की विस्तार होते हुए भी, इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी हमारे यहाँ एकता स्थापित है। तो इस डाइवर्सिटी में जो एकता स्थापित करने वाले फैक्टर हैं, कई सारे फैक्टर हैं, उसमें से एक मानसून भी है जो भारत की विविधता में एकता को स्थापित करता है। ये मेंस का पूरा प्री कम मेंस का टॉपिक है। तो किस तरीके से मानसून डाइवर्सिटी में यूनिटी स्थापित करता है ये हमें जानने हैं। 2 दिन इस पर क्लास चलेगा, आज भी हम लोग क्लास करेंगे और कल भी इस टॉपिक पर चलेगा, क्योंकि लंबा टॉपिक है, हम लोग समझ के इसका अध्ययन करेंगे। प्रश्न पूछने के आपके क्या तरीके होंगे आपको पता ही है कि अभी हम 15-20 मिनट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, और जब हम आपके सामने आए, आपको बोलें कि अब यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए।
तो ये आपका तरीका रहेगा। बीच में यदि आप कुछ पूछेंगे तो वो चैट स्किप कर जाएगा, मैं उसको देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं फुली आपको बताने समझाने में कंसंट्रेट रहूंगा। तो आप बेशक इस बीच में मत लिखिएगा, आप इससे बेहतर होगा कि आप अपना नोट्स डेवलप कीजिएगा। जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे पॉइंट फॉर्म आप अपना नोट्स डेवलप करते जाइएगा। तो आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले है मौसम और जलवायु और उसके तत्व। तो मौसम और जलवायु और उसके तत्व जो होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में भी अध्ययन किया है कि अर्थात हम मौसम किसको कहेंगे और दूसरा हम जलवायु किसको कहेंगे, अर्थात वेदर एंड क्लाइमेट किसको कहेंगे। तो मौसम और जलवायु के बारे में हम लोगों ने पहले भी अध्ययन किया है और फिर से एक बार कि मौसम जो है ये बेसिकली क्या है कि वायुमंडल के दशा का सूचक है। ये क्या है, तो वायुमंडलीय कंडीशन का, एटमॉस्फेरिक कंडीशन का वायुमंडलीय दशा का सूचक है। वायुमंडलीय दशा का क्या सूचक है, तो वायुमंडल की जो कंडीशन होती है वो किससे हमें पता चलता है, तापमान से, पवन से, वर्षा से, वायुदाब से, इन सब से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर है कि मौसम जो है वायुमंडल के दशा का सूचक है। तो किस प्रकार के दशा का सूचक है, तो यह वायुमंडल की अल्पकालीन दशा का सूचक है। अर्थात मौसम जो होता है ये पल भर में भी बदल सकता है, दिन में बदल सकता है और सप्ताह में भी बदल सकता है। तो किसी भी स्थान के वायुमंडलीय दशा का जो अल्पकालीन कंडीशन होता है, जिसमें हम तापमान, वायुदाब, वर्षा, पवन प्रणाली इन सब को शामिल करते हैं, उसमें जो अल्पकालीन परिवर्तन होता है उसे हम मौसम कहते हैं। ये वायुमंडल के फंक्शनल अप्रोच को व्यक्त करता है, प्रकार्यात्मक स्थिति को व्यक्त करता है। और मौसम का जो बदलना होता है जनरली हम इसे निगेटिव संदर्भ में नहीं लेते हैं, हम इसे सकारात्मक रूप से लेते हैं। ये फ्रिक्वेंटली भी चेंज हो सकता है, घंटों में बदल सकता है, दिन भर में बदल सकते हैं और सप्ताह में भी बदल सकते हैं। जबकि जलवायु जो है ये दीर्घकालीन दशा का सूचक है, दीर्घकालीन दशा का सूचक। अब जब दीर्घकालीन दशा का सूचक है तो दीर्घकालीन दशा किसका, तो किसी भी स्थान के जो मौसम का दीर्घकालीन दशा होता है उसको हम लोग वहां की क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। अर्थात किसी भी स्थान के दीर्घकालीन औसत मौसमी दशाओं का जो योग है उसे हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इसके लिए कम से कम 35 वर्ष 34 वर्ष के आंकड़े लिए जाते हैं जलवायु के जानकारी के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जलवायु का बदलना जो है ये एक दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम है। अर्थात किसी भी स्थान के जलवायु के बदलने के लिए केवल 34-35 वर्ष पर्याप्त नहीं होते हैं, ये काफी लंबे समय में होता है। यानी कि जलवायु के बदलने में हजारों लाखों वर्षों के समय लगते हैं। और जलवायु बदलना सदैव हानिकारक संदर्भ में ही लिया जाता है, क्योंकि जलवायु के बदलने का अर्थ है कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है उस औसत तापमान में परिवर्तन। और इस औसत तापमान में परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है, एक पॉजिटिव चेंजिंग, एक निगेटिव। जब औसत तापमान पॉजिटिव चेंजिंग में जाएगा, अर्थात तापमान औसत बढ़ेगा, तो वो ग्लोबल वार्मिंग का कंडीशन होगा जो ऑलवेज हानि अभी आप देख रहे हैं। और अगर औसत तापमान से नीचे जाता है तो वो ग्लोबल कूलिंग की ओर ले जाएगा, वो भी हानिकारक। अर्थात जलवायु का बदलना एक दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम है। यह दीर्घकालीन औसत मौसमी दशाओं का योग होता है और इसके बदलने में हजारों लाखों वर्षों के समय लगते हैं। और साथ ही साथ क्या है कि जब जलवायु बदलते हैं तो समस्त भू जैव रसायन चक्र बदल जाते हैं। लेकिन जब मौसम बदलेगा तो जलवायु भी किसी स्थान का चेंज ही हो जाएगा, क्योंकि मौसम और जलवायु के जो तत्व हैं वो समान है। या कि अर्थात जिन चीजों से हम मौसम के बारे में जानकारी लेते हैं उन्हीं एलिमेंट से हमें जलवायु के बारे में भी जानकारी मिलती है। अर्थात क्या क्या हो जाएगा,
तो सबसे पहले मौसम और जलवायु का जो तत्व है वो है तापमान। तापमान के साथ जो है वो है दाब। दाब का अर्थ है यहाँ पर वायु दाब। फिर तीसरा जो हो जाएगा उसको हम लोग कहते हैं पवन। चौथा जो हो जाएगा उसको हम लोग कहते हैं आर्द्रता, जिसको आप नमी कहते हैं संक्षिप्त में। पांचवा हो जाएगा वर्षण या प्रेसिपिटेशन। और छठा हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं वायु राशि या एयर मास के रूप में जानते हैं। ये सभी एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं और इन्हें ही हम मौसम और जलवायु का तत्व कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अर्थात ध्यान से देखो, ये जो वायु दाब होता है ये तापमान से डायरेक्टली संबंधित है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात तापमान बढ़ेगा तो वायुमंडलीय दाब कम होगा और तापमान कम होगा तो वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा। दाब में परिवर्तन होने से पवन प्रणाली चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी? तो हम जानते हैं कि पवनें ऑलवेज उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। तो जैसे ही तापमान के कारण दाब बदलेगा तो दाब बदलने से पवन प्रणाली चेंज हो जाएगी। फिर पवन प्रणाली चेंज होने से आर्द्रता में परिवर्तन होगा, नमी में चेंज होने से वर्षण की संभावना हो सकती है। अर्थात वायुमंडल में यदि नमी अधिक है तो ये नजदीक में वर्षा का संकेत करेगा। अगर वायुमंडल में नमी कम है तो दीर्घकाल में वर्षा नहीं होने का ये संकेतक होगा। और फिर एयर मास, वायु का एक विशाल समूह होता है जो प्रेशर के चेंज होने से प्रभावित होता है। तो चूंकि मौसम और जलवायु के सेम तत्व होते हैं, इसलिए अगर दीर्घ काल में किसी भी स्थान का मौसम चेंज होते जाएगा तो वहां का जलवायु भी चेंज हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि मौसम और जलवायु में साधन साध्य का संबंध है। अर्थात मौसम यदि साधन है तो जलवायु साध्य और उसका उत्पाद्य है, प्रोडक्ट है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है किसी भी स्थान के मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक या उसको नियंत्रित करने वाले कारक। किसी भी स्थान में आप अपने जहां पर आप रह रहे हो वहां पर भी आप इसको लागू कर सकते हैं। यदि आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, जहां से मैं क्लास मुखर्जी नगर से ले रहा हूं, तो वहां पर अगर आप इलाहाबाद में हैं, कानपुर में हैं, पटना में हैं, लखनऊ में हैं, भारत के किसी भी कोने में आप रह रहे हैं, किसी भी शहर में आप रह रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आप जहां पर रह रहे हैं वहां का मौसम और जलवायु किन किन कारणों से प्रभावित होता है। तो सबसे पहला जो होता है वो अक्षांश होता है। अक्षांश से क्या कंट्रोल होता है? तापमान। अक्षांश का नॉर्मल यहाँ पर रेफरेंस क्या होगा, आप उसको ध्यान से देखिए कि जैसे ये 0 डिग्री हो जाए और हम इसे 90 डिग्री नॉर्थ मान लें, तो विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाएं, चाहे उत्तरी गोलार्ध जाएं या दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाएं, तो अक्षांश का मान बढ़ने से तापमान कम होने लगता है। अर्थात सोलर इंसुलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लैटिट्यूड। यानी कि जैसे जैसे अक्षांश का मान बढ़ता है वैसे वैसे सोलर इंसुलेशन कम होते जाता है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी के विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक होगा और जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाएंगे सौर प्रकाश कम होते जाएगा। इट मीन्स कि जो स्थल धरातल पर जो भी स्थान विषुवत रेखा के जितना ही नजदीक होगा वहां का टेम्परेचर उतना ही अधिक होगा और जो स्थल विषुवत रेखा से जितना ही दूर क्लोजर टू पोल होगा वहां का टेम्परेचर उतना ही कम हो जाएगा। सेकंड है समुद्र तल से ऊंचाई और समुद्र तट से दूरी। तो समुद्र तल से ऊंचाई का अर्थ है कि जिस वायुमंडल में हम लोग रहते हैं, वायुमंडल में क्षोभ मंडल में क्या होता है कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री से तापमान कम हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, समुद्र तल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना तापमान कम हो जाएगा? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा। तो कोई भी स्थल समुद्र तल से जितना ही अधिक ऊंचाई पर होगा वहां का टेम्परेचर उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि यहाँ पर क्षोभ मंडल में नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट लागू होता है
जिसके तहत 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। इसका अर्थ यह भी निकलता है कि अगर दो स्थान है और ये दोनों स्थान समान अक्षांश पर हैं, सेम लैटिट्यूड पर हैं, ठीक ना, समान अक्षांश पर हैं, परंतु अगर उनके ऊंचाई में अंतर है तो दोनों स्थान का तापमान अलग होगा, मौसम और जलवायु क्या है वहां का अलग अलग होगा। जैसे भारत में आप देखेंगे शिमला और अमृतसर दोनों सेम अक्षांश पर है, लेकिन आज के डेट में शिमला का जो टेम्परेचर होगा, वहां का जो वेदर कंडीशन होगा, वो अमृतसर का नहीं होगा, क्योंकि शिमला मध्य हिमालय की श्रृंखला पर है, लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर है, जबकि अमृतसर जो है बहुत मैदानी क्षेत्र में कम 250 मीटर की ऊंचाई पर होगा मैक्सिमम। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग और यूपी का आगरा सेम अक्षांश पर है, लेकिन दोनों का जलवायु मौसम एक समान नहीं होगा, क्योंकि दार्जिलिंग मध्य हिमालय की श्रृंखला पर लगभग 1800-2000 मीटर की ऊंचाई पर है, तो वहां पर नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट काम करेगा तो उसी तरीके से टेम्परेचर होगा, जबकि आगरा 240-250 मीटर की ऊंचाई पर है तो वहां का टेम्परेचर अधिक होगा। समुद्र तट से दूरी और समुद्र तट का क्या प्रभाव होता है वो आप ध्यान से देखिए भारत के संदर्भ में। समुद्र तटीय क्षेत्र में क्या होता है कि समकारी जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। क्यों पाई जाती है समुद्र तट पर समकारी जलवायु? तो समुद्र का जो जल होता है ये देर से गर्म भी होता है और देर से ठंडा, इसलिए समुद्र तटीय प्रदेशों में लगभग एक समान तापीय दशा बनी रहती है, और ऐसी स्थिति को हम लोग समकारी जलवायु कहते हैं, मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसकी विशेषता होती है कि दैनिक और वार्षिक तापांतर कम होता है, और जहां पर दैनिक और वार्षिक तापांतर कम होगा वहां पर ना तो अधिक गर्मी पड़ेगी और ना ही अधिक सर्दी। तो भारत का जो पश्चिम तट है, पूर्वी तट है, ये इसी प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आते हैं। जबकि समुद्र तट से दूर जब आप महाद्वीप या स्थल के अंदरूनी भागों में आएंगे तो समुद्री प्रभाव समाप्त हो जाता है, लैंड का इम्पैक्ट बढ़ता है। तो जब लैंड का इम्पैक्ट बढ़ता है तो उस प्रभाव को हम लोग कहते हैं महाद्वीपीय प्रभाव, कॉन्टिनेंटल इम्पैक्ट। कॉन्टिनेंटल इम्पैक्ट जो होता है इसका क्या होता है कि लैंड जो है बहुत जल्दी गर्म भी होता है और बहुत जल्दी ठंडा, इसलिए महाद्वीपीय जलवायु वाले क्षेत्रों में क्या होता है कि दैनिक और वार्षिक तापांतर काफी अधिक होता है, और जहां पर दैनिक और वार्षिक तापांतर काफी अधिक होगा वहां पर एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है, अर्थात वहां पर गर्मी भी अधिक पड़ेगी और सर्दी भी। समस्त उत्तर भारत के मैदानी राज्य जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, एनसीआर है, राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, ये सभी महाद्वीपीय जलवायु का अध्ययन करते, महाद्वीपीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका अर्थ यह है कि इन राज्यों में आप देखते होंगे कि एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलती है, गर्मी भी अधिक पड़ती है और सर्दी भी अधिक पड़ती है। तो ये है। फिर वायुदाब और पवन तंत्र का प्रभाव है कि वायुदाब और पवन तंत्र का यहाँ पर अर्थ है कि यदि कोई पवन गर्म क्षेत्र से आ रही है तो अपने साथ वार्म इम्पैक्ट को लाएगी, जिधर को जाएगी वहां पर वार्म इम्पैक्ट उत्पन्न करेगी, और अगर कोई पवन शीत क्षेत्र से आ रही है तो अपने साथ वो कम टेम्परेचर को लाएगी, यानी कि वो दूसरे जगह जाकर टेम्परेचर को कम करेगा। तो पवन से क्या होगा, प्रभाव यह होगा कि जो स्रोत क्षेत्र में पवन जहां पर उत्पन्न हो रही है वहां पर तापमान कैसा है, स्रोत क्षेत्र के नेचर पर ही गंतव्य क्षेत्र का जो है सो मौसम और जलवायु निर्भर करेगा। फिर है महासागरीय जलधारा। तो ओशियन करंट दो प्रकार के होते हैं, एक गर्म और एक ठंडी। जाहिर सी बात है जिस तट के सहारे गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होगी वहां का तटीय क्षेत्र का तापमान अधिक होगा, और गर्म जलधारा के ऊपर से सागरीय पवन जब आएगी स्थल में प्रवेश करेगी तो वो वर्षा भी कराएगी। लेकिन जिस तट के सहारे ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है वहां पर तट के पास क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, नॉर्मली शुष्क दशा होती है, उसके ऊपर से जो पवनें आएंगी वो ड्राई पवनें होंगी, वो वर्षा नहीं करा सकते। इसलिए निम्न अक्षांशों में जहां पर महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती है वहां पर हमें उष्ण मरुस्थल की प्राप्ति होती है। और उच्चावाचीय दशा का अर्थ है कि पर्वत है, पठार है, मैदान है, इस तरीके के कंडीशन।
तो ये जो पॉइंट है ये किसी भी स्थान के मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा और कई सारा फैक्टर होगा। तो भारत का भी मौसम और जलवायु इन कारणों से प्रभावित होगा। तो आगे अब हम इसी सेगमेंट पर चलेंगे कि भारत के मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं। तो भारत का जो वेदर एंड क्लाइमेट है उसको जो प्रभावित करने वाला कारक है इसे हम दो सेगमेंट में रखते हैं। एक होता है भारत की अवस्थिति और उच्चावाच से संबंधित कारक, और दूसरा है वायुदाब एवं पवन तंत्र से जुड़े कारक। तो भारत की अवस्थिति एवं उच्चावाच से संबंधित कारक में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा कि भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो, और अक्षांशीय स्थिति से क्या फर्क पड़ेगा अभी हमने आपको डिस्कस करके बताया है, वो आपको यहाँ पर लागू करना है। फिर हो जाएगा समुद्र तल से ऊंचाई। तो समुद्र तल से ऊंचाई का क्या प्रभाव होगा अभी आपको पिछले स्लाइड में डिस्कस करके बताया है, वो यहाँ पर लागू होगा। तीसरा हो जाएगा समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से दूरी। तो समुद्र तट से दूरी और समुद्र तटीय क्षेत्र में क्या होगा ये आप जानते हैं। फिर एक हो जाएगा हिमालय की अवस्थिति, ये भारत की जलवायु को विशिष्ट रूप से प्रभावित करते हैं। हिमालय की अवस्थिति, हिमालय की अवस्थिति, हिमालय की अवस्थिति के बाद क्या हो जाएगा कि जो स्थानीय उच्चावाचीय दशाएं हैं, स्थानीय उच्चावाचीय अर्थात पर्वत पठार मैदान की जो दशा है वो स्थानीय उच्चावाचीय दशाएं वो। और फिर हो जाएगा स्थल और जल का वितरण, स्थल एवं जल का वितरण। तो ये जो पॉइंट है जो भारत की अवस्थिति और उच्चावाच से संबंधित फैक्टर हो जाएगा, ये भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो एक अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति अब आप भारत का जानते हैं कि भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है मेनलैंड का 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है, अर्थात कर्क रेखा देश के बीच से निकलती है। तो जब कर्क रेखा देश के बीच से निकलती है तो कर्क रेखा के उत्तर का जो भारत है वो उपोष्ण कटिबंध, और कर्क रेखा के दक्षिण का जो भारत है वो उष्ण कटिबंध। यानी भारत में दोनों प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती है, उष्ण कटिबंध भी और उपोष्ण कटिबंध भी। समुद्र तल से ऊंचाई का क्या फर्क होगा ये आप समझ गए हैं। समुद्र तट से दूरी का क्या फर्क होगा ये आप समझ गए हैं। हिमालय की अवस्थिति, हिमालय की अवस्थिति से क्या है कि हिमालय की जो ऊंची और लंबी श्रृंखलाएं हैं ये साइबेरिया से आने वाली ठंड पवनों को रोकती है, और हम लोग उस प्रकार के कड़ाके की सर्दी से बच जाते हैं जो सेंट्रल एशिया के लोगों को सामना करना पड़ता। अगर हिमालय नहीं होता तो भारत की जलवायु दशाएं कैसी होती ये आप इमेजिन कर सकते हो। वो कैसा होता, तो संभव है कि गंगा का मैदान जो आज इतना उपजाऊ है वो नहीं होता, और लगभग वो एक शीत मरुस्थल के कंडीशन में या उष्ण मरुस्थल के कंडीशन में होता। लेकिन हिमालय की जो है उस शीत पवन को भारत आने से रोक देता है। स्थानीय उच्चावाचीय दशा करता है कि भारत के में जो पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये भी यहाँ के मौसम और जलवायु को कंट्रोल करते हैं। और स्थल और जल का जो वितरण है तो इसमें आप देखते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, स्थल और जल के वितरण को इस तरीके से समझिए कि जो पेनिनसुलर इंडिया है 3 तरफ से सागरों से घिरा है, और 3 तरफ से सागरों से घिरा होने के कारण क्या है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वो लगभग वर्ष भर एक समान तापमान को अनुभव करता है, उसमें बहुत अंतर नहीं आता। जबकि कर्क रेखा के उत्तर का जो भारत है वो क्या है कि वर्ष में डिफरेंट तापीय कंडीशन को अनुभव करता है, और चूंकि ये सागर में प्रवेश किए हुए पेनिनसुलर इंडिया इसलिए लगभग यहाँ पर वर्ष भर एक समान तापीय दशाएं पाई जाती है। उतना तापमान का उतार चढ़ाव प्रायद्वीपीय भारत में नहीं होता जितना कि उत्तर भारत में कर्क रेखा के उत्तर में होता है। और इसके 2 रीजन है, एक प्रायद्वीपीय भारत 3 तरफ सागरों से घिरा है, और सागर का जल बहुत जल्दी गर्म भी नहीं होता और बहुत जल्दी ठंडा भी नहीं, इसलिए एक नॉर्मल टेम्परेचर बना रहता है। और प्रायद्वीपीय भारत जो है विषुवत रेखा के क्लोज में है, जबकि उत्तर भारत विषुवत रेखा से दूरी पर है।
दूसरा जो भारत के मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं वो है वायुदाब और पवन से जुड़े कारक। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक है वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, दूसरा है ऊपरी वायु परिसंचरण और तीसरा है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इन सब का डिटेल कर लेते हैं, फिर हम आपका चैट लेने के लिए आएंगे। तो वायुदाब और धरातल से जो जुड़े कारण होते हैं, वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, ये कैसे हमारे यहाँ के मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं उसको आप ध्यान से समझिए। इसके लिए हम दो डायग्राम बनाते हैं, उससे आप इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। दो डायग्राम जो है ये आपको बेसिकली समझना है ग्रीष्म और शीत ऋतु के संदर्भ में। अभी क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में अभी के समय में, जिस समय अभी हम लोग जिसकी चर्चा करें, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में एक बहुत बड़ा निम्न दाब का केंद्र बन जाता है, जबकि दक्षिणी सागरों के ऊपर क्या होता है कि एक उच्च दाब की स्थिति बनी रहती है। इस उच्च दाब के कारण क्या होता है कि पवनें जब भी प्रवाहित होती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, तो इस ग्रीष्म ऋतु में सागर के उच्च दाब से पवनें स्थल के निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में लैंड के अधिक हीट हो जाने से भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में एक निम्न दाब का केंद्र होता है, जबकि सागरों के ऊपर उच्च दाब का केंद्र, और पवनें सागर के उच्च दाब से लैंड के निम्न दाब की ओर जाती है। और ये जो पवनें सागर से जाने वाली होती है आर्द्रता युक्त होती है, जो भारत में भी दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में आ रही है और वर्षा कराती है। जबकि शीत ऋतु में क्या होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का वही क्षेत्र जो ग्रीष्म ऋतु में लो प्रेशर में होता है, शीत ऋतु में हाई प्रेशर में आ जाता है, जबकि दक्षिण सागर लो प्रेशर में। फलस्वरूप पवनें क्या होती है, इस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है, ये शुष्क पवनें होती है। तो इस तरीके से जो ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में स्थल और जल का जो डिफरेंशियल हीटिंग होता है, और उस डिफरेंशियल हीटिंग के कारण जो वायुदाब में अंतर आता है और जो वायुदाब का उत्क्रमण होता है, इसी के कारण भारत में मानसून पवनें आती भी है और मानसून पवनों का वापस भी होता है। अगर स्थल और जल का इस तरीके से डिफरेंशियल हीटिंग नहीं होता तो फिर मानसून पवनों का इस तरीके से संचार नहीं होता। तो ये जो ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में स्थल और जल के तापमान का डिफरेंस और उसके कारण जो प्रेशर का डिफरेंस होता है, वही भारत में मानसून पवनों को लाता है और मानसून पवनों को वापस ले जाता है। दूसरा है ऊपरी वायु परिसंचरण। ऊपरी वायु परिसंचरण का यहाँ पर अर्थ है कि जो जेट स्ट्रीम है इसके संदर्भ में, तो जो जेट स्ट्रीम होते हैं ये भारत के मौसम को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। और भारत के मौसम को प्रभावित करने वाले जो जेट स्ट्रीम होते हैं उसमें दो खास जेट स्ट्रीम है। इसमें एक है जिनको हम लोग कहते हैं उपोष्ण या पछुआ जेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? उपोष्ण या पछुआ जेट पवन कहते हैं। और दूसरे जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं, पूर्वी जेट कहते हैं। ये जो उपोष्ण या पछुआ जेट होता है ना, ये लगभग आप मान के चलो कि 23 डिग्री से लेके 35 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्ध में प्रवाहित होता है, हालांकि इसका शिफ्टेशन होते रहता है। तो ये जो उपोष्ण या पछुआ जेट एक प्रकार की पवनें हैं, ये बेसिकली हमारे यहाँ क्या होता है कि शीत ऋतु का जो मौसम है उत्तर भारत का, शीत ऋतु का, मानसून के लौटते समय का, या इस समय के मौसम को ये विशेष रूप से प्रभावित करता है। उपोष्ण या पछुआ जेट जो होता है वो आप मान के चलो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इतने महीने तक वो गंगा के मैदानों के ऊपर प्रवाहित होते रहता है। यानी कि जो अभी मैंने मंथ काउंट करके आपको बताया है, इतने समय ये जेट स्ट्रीम जो है गंगा के मैदानों के ऊपर इस तरीके से प्रवाहित होते रहता है। और उत्तर भारत का जो मौसम है इतने महीनों में इस जेट स्ट्रीम से कंट्रोल होता है। मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट में क्या होता है कि ये जो जेट स्ट्रीम है उपोष्ण या पछुआ जेट स्ट्रीम, ये स्विच कर जाता है, हिमालय को भी पार कर, तिब्बत पठार को भी पार कर उत्तर चला जाता है।
और जैसे ही मई में ये जेट स्ट्रीम स्विच करता है लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में, वैसे ही हमारे यहाँ पूर्वी जेट का प्रभाव हो जाता है। तो आप मान के चलो कि जून से लेके सितंबर तक हमारे यहाँ पूर्वी जेट का प्रभाव होता है। यह जेट दक्षिण पश्चिम मानसून को लाने का काम करता है। भारत में वर्षा का वितरण प्रभावित है, इससे ITCZ प्रभावित होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोनों जेट जो है हमारे यहाँ के मौसम और जलवायु को विशेष रूप से कंट्रोल किए हुए है और प्रभावित करता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ जो होता है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए संक्षिप्त में इसके बारे में, आगे इसके बारे में और डिटेल से आपको बताएंगे। ये जो पश्चिमी विक्षोभ होता है ना, ये एक प्रकार का शीतोष्ण चक्रवात है। और शीत ऋतु में यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक भी शीत ऋतु में उत्तर भारत में जो वर्षा होती है वो इसी पश्चिमी विक्षोभ से होता है। इस विक्षोभ को वही उपोष्ण या पछुआ जेट लाता है। और ये विक्षोभ यदि नॉर्मल कंडीशन हो, सही वेदर कंडीशन हो, तो महीने में 3-4 वेस्टर्ली के आने की संभावना रहती है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसकी भी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी है। तो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। आपको आगे हम इसका डायग्राम बना के दिखाएंगे सब कुछ। और ये जब भारत में आते हैं तो अपने साथ एक विशिष्ट मौसमी कंडीशन को लाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये शीत ऋतु को प्रभावित करते हैं शीत ऋतु में। और दूसरा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो भारत के वेदर एंड क्लाइमेट को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। तो ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसके आने के 3 समय हैं। इसके आने के एक समय है प्री मानसून का जो सीजन होता है, वहां पर या उस समय आते हैं। एक ये दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आते हैं। और तीसरा ये कब आते हैं, तो लौटते मानसून के समय आते हैं, लौटते मानसून के समय। और भारत का जो पूर्वी तट है वो पश्चिम तट के तुलना में ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए ज्यादा वेनरेबल है, यह अधिक प्रभावित होता है। यानी कि पूर्वी तट आप मान के चलो कि पूरा ट्रॉपिकल साइक्लोन से प्रभावित होता है। पश्चिम तट पर ये गुजरात के तट को विशेष रूप से प्रभावित करता है। और थोड़ा बहुत केरल का जो तट है यहाँ पर मुंबई सब में ये इम्पैक्ट डालता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो प्री मानसून के समय में आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आता है और लौटते मानसून के समय से, ये भारत के पूर्वी तट को पूरी तरीके से और पश्चिम तट पर गुजरात, कुछ गोवा, महाराष्ट्र के पास इसको प्रभावित करता है। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, ये भारत के मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं। क्लियर है? अभी तक 3 सेगमेंट आपको बताया। मौसम और जलवायु क्या है, मौसम और जलवायु के तत्व क्या है। दूसरा आपको बताया कि किसी भी स्थान के मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं। और तीसरा, भारत का जो मौसम और जलवायु है वो किन किन कारकों से कंट्रोल होता है, वो उसको 2 सेगमेंट में बांट कर पढ़ा। एक जो भारत की अवस्थिति और रिलीफ कंडीशन है उससे, और जो वायुदाब और पवने हैं, इन सब से कैसे भारत का वेदर एंड क्लाइमेट कंट्रोल होता है उससे। इस संदर्भ में यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। समुद्र का तटीय 12 महीने समकारी प्रभाव होता है, क्योंकि समुद्र का जल देर से गर्म भी होता है और देर से ठंडा भी होता है। वो लगभग एक समान तापीय दशा में, बहुत टेम्परेचर डिफरेंसेज होता है, 1-2 डिग्री का होता है, वो तटीय क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है। क्लियर है सभी का? बढ़ें आगे। ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपके लिए कोई प्रश्न छोड़ता ही नहीं हूं। समुद्र तल से ऊंचाई का अर्थ होता है जो मीन सी लेवल है उससे ऊंचाई। बस जैसे आप मान लो ये पर्वत है, ये पठार है, ये मैदान है और ये सी लेवल है। तो इस सी लेवल से एल्टीट्यूड को, और सी लेवल से अर्थ होता है मीन सी लेवल, जो औसत समुद्र तल होता है उससे।
तो अगर आप सही तरीके से सुनेंगे, चैट पर ध्यान नहीं देंगे, तो हर एक चीज क्लियर। मैं खुद उतना बता देता हूं कि आपको प्रश्न पूछने की कोई संभावना नहीं रह जाती है। प्रश्न वही पूछते हैं पढ़ाए हुए में से जो चैट पर देते हैं। क्लियर है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जेट स्ट्रीम और भारतीय जलवायु। तो अभी आपने इसको देखा है। जेट स्ट्रीम होता क्या है वो आप ध्यान से देखिए। तो जेट स्ट्रीम जो है, सिंपल सा पहले आप समझिए कि ये एक प्रकार की पवन है, विंड है ये। अब पवन कैसी है? तो ये धरातलीय पवनें नहीं है, बल्कि जेट स्ट्रीम जो है ये ट्रोपोस्फेरिक विंड है, क्षोभ मंडलीय पवन है। ये क्षोभ मंडलीय पवन है, ट्रोपोस्फेरिक विंड है। तो क्षोभ मंडलीय पवन है, ट्रोपोस्फेरिक विंड है। और इसका अर्थ है, क्षोभ मंडलीय पवन होने का अर्थ है कि ये धरातल से या समुद्र तल से 7 किलोमीटर से लेके 14 किलोमीटर के ऊंचाई के मध्य प्रवाहित होती है। ये धरातलीय पवनें नहीं होती है, ये ध्यान में रखेंगे। चौथा, ये मियांडरिंग विंड होती है, यानी कि मियांडरिंग विंड कहने का अर्थ है मियांडर करते हुए, मियांडरिंग विंड अर्थात जब ये क्षोभ मंडल में प्रवाहित होती है तो श्रृंग और गर्त का निर्माण करते हुए प्रवाहित होती है। तो जेट स्ट्रीम एक प्रकार की विंड है। ये धरातलीय विंड ना होकर एक ट्रोपोस्फेरिक विंड है जो 7 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर विसर्प का निर्माण करते हुए प्रवाहित होती है। काफी वेगवान ये पवनें होती है। हालांकि ऋतुवत इनके वेग में अंतर होता है। नॉर्मली ग्रीष्म ऋतु के तुलना में शीत ऋतु में जेट स्ट्रीम की वेलोसिटी अधिक होती है। और भूमंडलीय दाब पेटियों के उत्तर या दक्षिण की ओर जाने से जेट स्ट्रीम का भी उत्तर और दक्षिण की ओर विस्थापन होता है। अगर आप इस पवन को डायग्राम पर देखना चाहेंगे, तो जब हम लोग अपने वायुमंडल का स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं तो हमारा वायुमंडल 5 लेयरों में बंटता है, जिसमें सबसे नीचे का जो लेयर है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसी क्षोभ मंडल में 7 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य जो विसर्पाकार विंड प्रवाहित होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये जेट स्ट्रीम है। और ये जो जेट स्ट्रीम है, ग्लोबल जेट जो है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, जो ग्लोबल जेट होती है। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। दैट्स व्हाई जेट स्ट्रीम इज आल्सो कॉल्ड ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्ली विंड। क्लियर है? ये है। और अभी आपको बताया कि जो जेट स्ट्रीम है ये कई प्रकार के होते हैं, ग्लोबल जेट। लेकिन भारत के मानसून और जलवायु को जो जेट घनिष्ठ रूप से प्रभावित करता है वो 2 जेट है। इसमें एक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उपोष्ण जेट, उपोष्ण या पछुआ जेट। ये उपोष्ण या पछुआ जेट कितने डिग्री अक्षांश पर प्रवाहित होता है ये आप लोगों को कमेंट में भी लिखना है। और दूसरा है एक पूर्वी जेट, जो भारत को मौसम को विशेष रूप से प्रभावित। हालांकि एक पार विषुवतीय जेट है, फिंडलैटर जेट या सोमालियन जेट कहते हैं उसको। दे ऑल्सो इफेक्टेड द वेदर कंडीशन एंड मॉनसूनल मैकेनिज्म ऑफ इंडिया। बट आप वहां पर अभी ना जाए, अभी आप इस 2 को याद रखेंगे। तो ये जेट स्ट्रीम और ये 2 जेट भारत के मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं, जो आपको पीछे की स्लाइड में बताया हूं। नेक्स्ट, कॉरियोलिस बल और मानसून पवनें। तो कॉरियोलिस बल जो है, सबसे पहले आप ये जानिए कि दिस इज अ स्यूडो फोर्स। ये क्या है? एक प्रकार का आभासी बल है, ये रियल फोर्स नहीं होता है। इट इज अ स्यूडो फोर्स, आभासी बल है। और ये जो आभासी बल है ये किससे उत्पन्न होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। ये है, हाँ ठीक है, 23 डिग्री से 35 डिग्री तक। तो देखो, जो कंसस होकर हमारे लेक्चर को सुनेगा तो उसको यदि मैं प्रश्न पूछूंगा तो वो उत्तर भी बताएगा। जो चैट पर ध्यान देगा वो कभी नहीं कर पाएगा। तो कंसस होके सुनना है। कॉरियोलिस फोर्स क्या है? कॉरियोलिस इज अ स्यूडो फोर्स, नॉट अ रियल फोर्स, एंड इट इज एक्सर्टेड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। घूर्णन से उत्पन्न होता है।
तीसरा क्या है कि ये जो कॉरियलिस फोर्स है इसके कारण पवन में विक्षेपण आता है। क्या आता है? पवन में विक्षेपण, यानी कि इट क्रिएट अ डिफ्लेक्शन इन ग्लोबल विंड। ये ग्लोबल विंड में डिफ्लेक्शन उत्पन्न करता है। पवन में जो ये विक्षेपण उत्पन्न करता है तो जो ग्लोबल विंड होते हैं कॉरियलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में वो चलती हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त यानी कि जो ग्लोबल विंड है या कोई भी पवन है तो उत्तरी गोलार्ध में कॉरियलिस बल के प्रभाव से वो क्या चलेगा? दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होगा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी के सुइयों के अनुकूल वो प्रवाहित होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वो कैसे प्रवाहित होती है? वामावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अर्थात घड़ी के सुइयों के प्रतिकूल दिशा में वो प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले कॉरियलिस क्या है? तो कॉरियलिस जो है एक प्रकार का स्यूडो फोर्स है। इट इज नॉट अ रियल फोर्स एंड इट exerted due to rotational motion of earth and it's create a deflection in wind. By Coriolis force, wind always prevailed clockwise direction in northern hemisphere and anti-clockwise direction in southern hemisphere. तीसरा, चौथा जो है कि कॉरियलिस बल का जो मान होता है ना, ये बेसिकली अक्षांश के कोण के मान पर निर्भर करता है। अक्षांश के कोण के मान पर निर्भर करता है। द वैल्यू ऑफ कॉरियलिस इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द लैटिट्यूडनल एंगल ऑफ या लैटिट्यूडनल एंगल। और जैसे जैसे अक्षांश के कोण का मान बढ़ता है वैसे वैसे कॉरियलिस का मान बढ़ेगा, और जैसे जैसे अक्षांश के कोण का मान कम होता है वैसे ही कॉरियलिस का मान कम होता है। तो आप देखेंगे इस बल की चर्चा होगी कि इस बल के कारण विंड राइटवार्ड हो रहा है, इस विंड के कारण पवने राइट लेफ्टवार्ड हो रहा है। इस तरीके के हम जिक्र करेंगे। तो ये है। नेक्स्ट हो जाएगा, एक है अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र और भारतीय जलवायु। इसको हम लोग संक्षिप्त में ITCZ कहते हैं। क्या कहते हैं? ITCZ कहते हैं। ये होता क्या है? तो आप इसे एक ग्लोबल मैकेनिज्म के तहत समझिए। दोनों गोलार्ध में क्या है कि जो 23 डिग्री से लेके 35 डिग्री के बीच का अक्षांश है, ये 23 डिग्री नॉर्थ हो जाए, ये 35 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर एक हाई प्रेशर का क्षेत्र है जिसको हम लोग उपोष्ण उच्च दाब की पेटी कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में भी जो 23 डिग्री साउथ से लेके 35 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच का क्षेत्र है, ये भी हाई प्रेशर है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये क्या हो जाएगा? 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा, इक्वेटर हो जाएगा, जहां पर क्या है कि इक्वेटर के पास एक लो प्रेशर का एरिया मिलता है, दैट इज कॉल्ड इक्वेटेरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो उत्तरी गोलार्ध में जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटेरियल लो प्रेशर की ओर पवने आती है, इसको हम लोग व्यापारिक पवन कहते हैं या ट्रेड विंड कहते हैं। एंड सिमिलरली इन सॉदर्न हेमिस्फीयर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर की ओर पवने आती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड विंड। तो ये जो ट्रेड विंड होती है ना, ये क्या है कि उत्तरी गोलार्ध की है और ये दक्षिणी गोलार्ध की। तो विषुवत रेखीय प्रदेश में जहां पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की ट्रेड विंड एक दूसरे के संपर्क में आती है, उसी संपर्क के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? ITCZ कहते हैं। ITCZ क्या हो गया? तो ITCZ इज अ कन्वर्जेंस रीजन इन इक्वेटोरियल एरिया वेयर ट्रेड विंड ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सॉदर्न हेमिस्फीयर कन्वर्ज टू ईच अदर। अर्थात ITCZ क्या है कि विषुवत रेखीय प्रदेश में जहां पर उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवने और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने एक दूसरे के संपर्क में आती है, दैट संपर्क एरिया, कन्वर्जेंस एरिया इज कॉल्ड ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। हालांकि जब हम लोग इसको बहुत डीप एनालिसिस में ले जाते हैं तो महासागर पर ये हमें NITCZ के रूप में मिलता है,
SITCZ के रूप में मिलता है, बट इन कॉन्टिनेंट दे ओनली फाउंड इन ITCZ। अब ये जो ITCZ होता है ये स्थिर नहीं रहता है, बल्कि सूर्य के जो आभासी नॉर्थवार्ड और साउथवार्ड डिफ्लेक्शन होता है उससे ITCZ भी क्या होता है, उत्तर और दक्षिण की ओर मूव करता है। तो ITCZ जो है कन्वर्जेंस का एरिया है, और इस कन्वर्जेंस में क्या होता है कि दोनों ट्रेडविंड टकराने के बाद ऊपर उठ जाती है, तो ITCZ एक लो प्रेशर का एरिया भी होता है। और अभी जैसे सूर्य उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश के ऊपर है, तो ये ITCZ भी धीरे धीरे स्विच करता है उत्तर की ओर, और जब ITCZ उत्तर की ओर स्विच करता है तो वो जुलाई तक क्या होगा कि जुलाई तक वो लगभग 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक आ जाता है। यानी कि अगर आप इस ITCZ को एक भारत के छोटे से मैप पर देखने का प्रयास करो तो और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो ये जो ITCZ है ये जुलाई के महीने तक, जून के एंड तक क्या होगा, जो इक्वेटर के पास होता है वो स्विच करके 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक आ जाता है। अब जैसे मान लो कि भारत का ये क्या है 8 डिग्री है, तो हम मान सकते हैं कि ये इक्वेटर है, और यहीं पर क्या होगा, ये ITCZ का एरिया होगा, तो हम इसे मान लेते हैं कि ये ITCZ है। ये कब का कंडीशन होगा, मार्च का, मार्च में ये इक्वेटर के पास होगा, क्योंकि मार्च महीने में सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है 21 मार्च को। अब जब 21 मार्च के बाद सूर्य का उत्तरायण होगा तो ये ITCZ भी धीरे धीरे उत्तर की ओर स्विच करता है। उत्तर की ओर क्या करेगा, ये स्विच करेगा। ये ITCZ इसी तरीके से स्विच करता है, ये स्विच करता है, इस तरीके से ये स्विच करते जाता है। और जुलाई के महीने तक क्या होता है, ये 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश आ जाता है, और 20 से 25 उत्तरी अक्षांश में जो ये आ जाता है ITCZ, भारतीय संदर्भ में इसी को हम लोग कहते हैं मानसून द्रोणी कहते हैं, या मानसून गर्त कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, मानसून द्रोणी या मानसून गर्त के नाम से ये जाना जाता है। तो मार्च में जो ITCZ इक्वेटर के पास होता है वो जून जुलाई में कहा गया, बिल्कुल भारत के ऊपर, ये शिमला और महानदी के बीच एक गर्त के रूप में आ जाता है। वही ITCZ मानसून द्रोणी या मानसून ट्रफ के रूप में जाना जाता है। अभी की स्थिति में, आज के डेट में, ये ITCZ लगभग इसी 20 से 25 डिग्री अक्षांश के बीच होगा दक्षिण पश्चिम मानसून के समय। अब ये ITCZ का जो शिफ्टेशन होता है कई इंपैक्ट क्रिएट करता है। ये जो पश्चिमोत्तर भाग में एक लो प्रेशर बना रहता है, तापीय निम्न दाब, उसको और इंटेंस कर देता है, वो और निम्न दाब में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि इस ITCZ जो होता है ये अरब सागर और बंगाल खाड़ी की मानसून पवनों को लाता है, और ये भारत में वर्षा के वितरण, मानसून सिस्टम, साइक्लोन को भी खींच कर लाते हैं। तो भारत में मानसून का आगमन तभी होता है जब ITCZ आना शुरू होता है। और जब सितंबर में क्या होगा, धीरे धीरे सूर्य दक्षिण की ओर जाएगा, परिस्थितियां चेंज होगी, ये ITCZ भी धीरे धीरे दक्षिण की ओर आना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे ITCZ दक्षिण की ओर जाएगा, मानसून का रिट्रीट होना शुरू हो जाता है। सितंबर में जब यहाँ पर होगा तो ITCZ भी लगभग आ जाएगा। फिर जैसे जैसे सितंबर के बाद सूर्य का दक्षिणायन होगा, ITCZ दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाना शुरू हो जाएगा। तो ये है ITCZ एंड इट्स फंक्शन। क्लियर है सभी का, कोई डाउट? तो आओ, मानसून क्या है, सबसे पहले तो हम लोग यही जानते हैं, और किस तरीके से ये मैकेनिज्म काम करता है, क्या है नहीं, आप ध्यान से देखो। तो मानसून जो है ये क्या है, अरबी भाषा के एक शब्द से व्युत्पन्न है। अरबी भाषा, तो मानसून अरबी भाषा के एक शब्द से बना है जिसको हम लोग कहते हैं मौसीम। ये अरबी भाषा के मौसीम शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, वायु का वापस लौटना, वायु का वापस लौटना, या इसी को हम लोग कहते हैं वायु का प्रत्यावर्तन।
वायु का वापस लौटना या वायु का प्रत्यावर्तन। वायु का वापस लौटना किस तरीके से, तो इसका अर्थ है व्यापक संदर्भों में कि ऋतु के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सीजन, ऋतु के अनुसार वायु का प्रत्यावर्तन, वायु का क्या है, वापस लौटना, प्रत्यावर्तन जो है ये इस शब्द का व्याख्या है। तो मानसून जो है वो बेसिकली क्या है, अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना हुआ है। और मौसिम शब्द का जो अर्थ होता है उसका क्या अर्थ होता है कि ऋतु के अनुसार वायु का प्रत्यावर्तन। ठीक है, अब ऋतु के अनुसार वायु के प्रत्यावर्तन का अर्थ होता है कि बेसिकली ये ग्रीष्म ऋतु में किस तरीके से होगा, और ग्रीष्म ऋतु के बाद जब शीत ऋतु आएगा तो किस तरीके से ये बिहेव करेगा, ये आपको ध्यान है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में ये पवनें जो होती है ना, सागर से स्थल की ओर आती है, सागर से किधर आती है, स्थल की ओर। और बेसिकली शीत ऋतु में ये स्थल से किधर आती है, स्थल से सागर की ओर आती है। तो इसको हम लोग कहते हैं ऋतु के अनुसार वायु का प्रत्यावर्तन। क्लियर है। अब है कि ये जो अरब सागर और हिंद महासागर में ये जो मानसून चलती है, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया था, तो ग्रीक विद्वानों ने दिया था। और ग्रीक विद्वान जिसका नाम है हिप्पोलस, हिप्पोलस ये मौर्योत्तर काल का एक ग्रीक विद्वान है। इसी ने अरब सागर में चलने वाले पवनों के बारे में बताया था कि इस तरीके से पवनें चलती है अरब सागर में, और इन पवनों को यदि अनुसरण करके ट्रेड किया जाए, व्यापार किया जाए, तो अच्छे तरीके से व्यापार हो सकता है और कम समय में हम भारत से अफ्रीका, भूमध्य सागरीय देशों की ओर जा सकते हैं, और फिर भूमध्य सागरीय देश और अफ्रीका से भारत की ओर आ सकते हैं। अरब व्यापारियों ने इसका मध्यकाल में काफी उपयोग किया था। इसका अर्थ यह है कि शीत ग्रीष्म ऋतु में ये पवनें क्या होती है, एक तरीके से सागर से लैंड की ओर आती है, ये ग्रीष्म ऋतु में। और शीत ऋतु में फंक्शन चेंज हो जाता है, ये पवनें क्या होती है, स्थल से सागर की ओर आती है। तो मौसम शब्द जो है इसका अर्थ यही होता है कि ऋतु के अनुसार वायु का प्रत्यावर्तन। ठीक है, अब इसका अर्थ ये निकलता है कि सबसे पहले मानसून है क्या। ठीक ना, मानसून है क्या, तो यहां से यह अर्थ निकलता है कि मानसून जो है एक प्रकार की पवन प्रणाली है, ये एक प्रकार की विंड सिस्टम है। और ये जो विंड सिस्टम है कई कारकों से कंट्रोल होते हुए, नियंत्रित होते हुए 6 महीने या उससे अधिक एक सागर से स्थल और स्थल से सागर की ओर ये है। और भारतीय उपमहाद्वीप में ये जो मानसून है, भारतीय उपमहाद्वीप अर्थात जैसे पाकिस्तान है, भारत हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान, ये सभी मानसूनल देश आते हैं। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया में भी इसका प्रभाव दिखता है मानसून पवनों का उत्तरी गोलार्ध में। अब ये जो मानसून पवनें होती है, इस डायग्राम के हिसाब से ये क्लियर है कि 2 कंडीशन होता है, एक ग्रीष्म ऋतु का मानसून और एक दूसरा होता है शीत ऋतु का मानसून होता है। तो सबसे पहले शब्द की व्याख्या है यहाँ पे कि मानसून क्या है, तो एक अरबी वर्ड है, मौसिम से ये बना है, जिसका अर्थ होता है वायु का वापस लौटना। तो वायु का वापस लौटना किसके अनुसार, ऋतु के अनुसार वायु का वापस लौटना, प्रत्यावर्तित होना। अर्थात ग्रीष्म ऋतु में पवनें सागर से स्थल की ओर और शीत ऋतु में स्थल से सागर की ओर, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। अरब सागर में या हिंद महासागर में चलने वाली मानसून पवनों के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ग्रीक नाविक हिप्पोलस ने बनाया था। और फिर हिप्पोलस ने बताया था कि ये जो मानसून पवनें 6 महीने स्थल से सागर की ओर और 6 महीने सागर से स्थल की ओर चलती है, अगर हम इन पवनों का अनुसरण करके चलें तो व्यापार आसानी से कर सकते हैं। और यही मध्यकाल में अरबों ने किया था। और फिर इसका जो अर्थ है कि इसका सिंपल सा व्यापक अर्थ हो गया कि मानसून एक प्रकार की पवन प्रणाली है जो उत्तरी हिंद महासागर में, भूमध्य उत्तरी हिंद महासागर में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में इसका इम्पैक्ट है।
6 महीने लगभग एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्थल से सागर की ओर चलती है ग्रीष्म काल में, और शीत ऋतु में ये लैंड से सी की ओर चलती है। इसी को हम लोग मॉनसूनल विंड कहते हैं। क्लियर है सभी का यहां तक? नेक्स्ट हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून को उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन है और किस तरीके से इनका इम्पैक्ट होता है। जाहिर सी बात है कि ITCZ दक्षिण की ओर भूमिका तभी जाएगा जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की ओर शिफ्ट होगा। सूर्य का आभासी विस्थापन होता है, तो सितंबर के बाद जैसे जैसे वो दक्षिण की ओर जाएगा नॉर्मली, वैसे वैसे क्या होगा कि वो ITCZ भी दक्षिण की ओर जाएगा। तो अब आप समझिए कि किस तरीके से दक्षिण पश्चिम मानसून उत्पन्न होता है, क्या उसका मैकेनिज्म है, ये आपको ध्यान से समझना है। ठीक ना? ठीक है, तो एक डायग्राम बनाते हैं और ये मैं एक ही बार चर्चा करूंगा, ये ध्यान से सुनना है जो पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आप ध्यान से केयरफुली उसको लिसन करना, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून जिसकी समय अवधि कब से कब तक होती है, जून से लेके मान के चलो कि लास्ट अगस्त तक या सितंबर फर्स्ट वीक तक, कभी कभी ये वैरी करते रहता है। ठीक ना? तो ये जून से फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर या कभी कभी जो आगे भी जाता है, ये मानसून पवनें उत्पन्न कैसे होती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इनको उत्पन्न करते हैं, उस पर हम चल रहे हैं। एक डायग्राम बनाएंगे, एक ही बार इस पर डिस्कशन करूंगा, तो आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे, सभी पॉइंट उस पर आ जाएंगे कि स्थल और जल के विभेदी तापन से क्या होता है, स्थलीय और महासागरीय वायुदाब के अंतर से क्या होता है, ITCZ का उत्तरी विस्थापन। हालांकि अलग अलग पॉइंट में हमने इसका जिक्र किया है। अभी दक्षिणी हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में जो उच्च दाब बनता है उसका क्या, उपोष्ण जेट के उत्तरी विस्थापन, और तिब्बत पठार पर जो निम्न दाब और पूर्वी जेट का निर्माण होता है, ये कैसे होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक डायग्राम बनाएंगे, सभी लोग कोशिश करेंगे इस डायग्राम को बनाने का, तो आप बेहतर इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये लाल सागर हो जाएगा, ये पर्शियन गल्फ है यहाँ पे, और ये पाकिस्तान का तट हो जाएगा। इससे इधर आ जाएंगे तो ये भारत हो जाएगा, यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा, ये इक्वेटर हो जाएगा, 0 डिग्री अक्षांश है। यहाँ पर ये मेडागास्कर द्वीप है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, तो आपको ध्यान से समझना है कि ये फंक्शन कैसे होता है और किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहला क्या है, पहला पॉइंट जो लिखा है कि अभी के समय में, यानी अभी जो ग्रीष्म ऋतु है, इस ग्रीष्म ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में एक निम्न दाब का केंद्र बनता है। पहले ये निम्न दाब का केंद्र जो होता है बेसिकली पाकिस्तान के मुल्तान, पेशावर, कुछ अफगानिस्तान के एरिया और भारत का जो राजस्थान, कुछ पंजाब एरिया को लेकर बनता है। ये एक सर्कुलर होता है, लेकिन जुलाई तक होते होते ये निम्न दाब एक इलेप्टिकल शेप में आ जाता है और निम्न गंगा के मैदानों तक ये निम्न दाब की स्थिति आ जाती है। जबकि इस समय ये जो दक्षिण का सागर है, इन क्षेत्रों में क्या होगा, हाई प्रेशर होता है। ये लो और हाई प्रेशर क्यों हो रहा है, तो सूर्य चूंकि अभी कर्क रेखा पर है, तो इन क्षेत्रों में टेम्परेचर अधिक मिलता है, इसलिए इस क्षेत्र में एक थर्मल लो प्रेशर बनता है। वनस्पति रहित भी ये एरिया है, मरुस्थल का एरिया है, तो एक थर्मल लो प्रेशर बनता है। जबकि दक्षिण के सागरों में टेम्परेचर कम मिलता है, तो हाई प्रेशर की स्थिति बनी रहती है। तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ लो प्रेशर और यहाँ पर हाई प्रेशर की स्थिति बनी रहती है। फिर इस समय क्या होता है कि अभी आपने पढ़ा है कि जो ITCZ है, ये धीरे धीरे स्विच करते करते
जुलाई के महीने में ये कहाँ पर पहुंच जाता है ITCZ, तो 20 से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के पास के बीच ये ITCZ हो जाता है। इसी ITCZ को हम लोग क्या कहते हैं, मानसून द्रोणी के नाम से जानते हैं। तीसरा, ये जो ITCZ उत्तर की ओर जाता है, अभी आपको बताया कि ये 3-4 इंपैक्ट क्रिएट करता है। पहला, जो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में निम्न दाब बना हुआ है, इसको और इंटेंस कर देता है। ये जो है सो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों को लाता है, और बंगाल की खाड़ी में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है अभी के समय में, छोटे छोटे ट्रॉपिकल डिप्रेशन बनते हैं, उसको भी ये खींचकर लाता है। ये हुआ। तीसरा, इस समय क्या होगा कि जो उपोष्ण जेट के बारे में अभी हमने आपको जिक्र किया था, वो उपोष्ण जेट क्या होता है कि मई के अंतिम सप्ताह में या जून के प्रथम सप्ताह में भारत को पार कर जाता है, यानी हिमालय को भी पार कर, तिब्बत पठार को भी पार कर, क्या होता है वो स्विच कर जाता है। और जैसे ही ये स्विच करता है तो भारत के ऊपर क्या होता है कि यहाँ पर तिब्बत का पठार है। ये तिब्बत के पठार से एक जेट स्ट्रीम क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग पूर्वी जेट कहते हैं। ये पूर्वी जेट बनता क्या है कि चूंकि तिब्बत का पठार लगभग 3-4 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, एक बहुत बड़ा एरिया है, प्री कैम्बियन ग्रेनाइटिक रॉक से बना हुआ है, इसलिए इसका एल्बिडो कम है। ग्रीष्म ऋतु में जब यहाँ पर टेम्परेचर मिलता है तो पठार काफी गर्म हो जाती है, और गर्म होने के कारण धरातल पर लो प्रेशर बनता है, और उस लो प्रेशर से पवनें एक संवहन के रूप में उठती है, और वो संवहन पवनें जब क्षोभ सीमा पर जाती है तो प्रतिचक्रवातीय रूप धारण करती है, और उसका पवन एक जो उस ट्रॉपिकल क्षोभ सीमा से उत्पन्न होती है, क्षोभ सीमा के पास का पवन एक चला जाता है ध्रुवीय क्षेत्र की ओर, और दूसरी पवनें क्या होती है कि एक तरीके से आप समझो कि विषुवत रेखा को भी पार कर वो मेडागास्कर के पूर्व में यहाँ पर नीचे उतरती है। ये यहाँ पर जब नीचे उतरती है तो ये हाई प्रेशर का निर्माण करती है, और यही जो तिब्बत के पठार से उत्पन्न होने वाली ये जो पवनें हैं, यही क्या करती है, पूर्वी जेट स्ट्रीम का निर्माण करती है। इसी को हम लोग पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं। आप ये मत समझना कि ये जो पूर्वी जेट है ये अफ्रीका पर्यटन करने के लिए जाएगा, भ्रमण करने के लिए, वहां नहीं जाएगा। ये सीधे यहाँ से ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक, गंगा के मैदान, प्रायद्वीपीय भारत को पार करेगा, उत्तरी हिंद महासागर को पार करेगा, और मेडागास्कर के पूर्व में गिरती है, जिससे एक हाई प्रेशर का निर्माण होता है, जिसको मेस्कर्नी हाई कहते हैं। ये जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडलीय पवन है, ये भी आपको बताएं, धरातलीय पवनें नहीं है। इस समय ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है, टेम्परेचर कम मिलता है, यहाँ पर हाई प्रेशर, और यहाँ से जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें होती है, इसको एक्सेलरेशन मिलना शुरू होता है। तो ये जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं, दाब पेटी के उत्तरी विस्थापन, मेस्कर्नी हाई प्रेशर के प्रभाव से, और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल के हाई प्रभाव से क्या होता है कि ये जो दक्षिणी गोलार्ध की ट्रेड विंड होती है, ये बेसिकली लगभग 40 डिग्री से लेके 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच, ये 40 डिग्री ईस्ट देशांतर और ये 60 डिग्री ईस्ट देशांतर के बीच, यही दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार करती है। और जैसे ही विषुवत रेखा को पार करेगी, उत्तरी गोलार्ध में आएगी, तो उत्तरी गोलार्ध का कॉरियोलिस इस पर काम करेगा, और उत्तरी गोलार्ध के कॉरियोलिस के प्रभाव से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। और जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो उत्तरी हिंद महासागर पर इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो कैसा होगा, अब आप देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। अब इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो गई। स्थल पर ये दक्षिण पश्चिम से आती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। अब ये जो सागरीय पवनें होती है, इसकी प्रवृत्ति होती है कि भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में जो निम्न दाब बना उधर की ओर जाती है, ITCZ इसको खींचता है, और चूंकि ये सागर से आने वाली मॉइस्ट पवनें होती है, अपने साथ आर्द्रता लेती है, तो पर्वत, पठार, मैदान, खासकर पर्वत विज्ञान के प्रभाव से यहाँ पर वर्षा होती है। हालांकि इस मानसून को लाने में और कई सारे मैकेनिज्म का योगदान है,
लेकिन चूंकि अभी हम लोग 9th क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से हमने आपको बताया। यहाँ पर एक पूर्व पार विषुवतीय जेट का योगदान है, वो भी एक ड्राइविंग इंजन के रूप में काम करता है, तो आप इसको ध्यान से रखेंगे। तो एक बार मैंने कहा तो था कि दूसरी बार नहीं बताएंगे, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो उत्पत्ति और कार्य प्रणाली है वो कई कारकों से प्रभावित होता है, कंट्रोल होता है। उसमें एक है कि ग्रीष्म ऋतु में तापीय प्रभाव से भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में एक निम्न दाब केंद्र की उत्पत्ति होती है जो सर्कुलर होता है, लेकिन जुलाई तक आते आते इलिप्टिकल यानी वो निम्न गंगा बेसिन तक निम्न दाब का क्षेत्र आ जाता है, जबकि दक्षिण का सागर हाई प्रेशर में रहता है। दूसरा क्या होता है कि सूर्य के उत्तरायण के कारण ITCZ भी उत्तर की ओर जाता है, और ये ITCZ जुलाई तक आते आते 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में बैठ जाता है, आ जाता है। इसी ITCZ को हम लोग मानसून द्रोणी कहते हैं, मानसून ट्रफ कहते हैं। और ये क्या इम्पैक्ट डालता है ये आपको बताएं। तीसरा क्या होता है कि इस समय यानी कि अभी का जो समय है, उपोष्ण या पछुआ जेट भारत को छोड़कर हिमालय को भी पार कर, तिब्बत पठार को भी पार कर और उत्तर चला जाता है, ठीक है। और जब ये उत्तर की ओर शिफ्ट करता है, ठीक उसी समय पूर्वी जेट का प्रवाह शुरू हो जाता है। और पूर्वी जेट उत्पन्न कैसे होता है, तो ये तिब्बत पठार से उत्पन्न होता है। तिब्बत पठार लगभग 20 लाख से भी अधिक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अवस्थित है, 4 से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, प्री कैम्बियन ग्रेनाइटिक रॉक से बना हुआ है। ये हीट सिंक जोन का काम करता था, तो इसका एल्बिडो कम है, और यही रीजन है कि ग्रीष्म ऋतु में ये पठार काफी गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद इसके सतह से पवने गर्म और हल्की होकर उठती है। वही गर्म और हल्की होकर उठने वाली पवने जो क्षोभ सीमा के पास जाती है, एंटी साइक्लोनिक रूप धारण करते हैं। उस क्षोभ सीमा के एंटी साइक्लोन से पवने दो दिशा में निकलती है। एक पवने चली जाती है रूस के साइबेरिया के पास जाकर गिरती है क्षोभ सीमा होते हुए ही, जिससे मानसून पोलर हाई का निर्माण होता है। और इसकी जो दक्षिणी शाखा है, जो ये लाइन हमने लिया है, ये ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, गंगा मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, उत्तरी हिंद महासागर को पार करते हुए दक्षिणी हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में मेस्करनी द्वीप के पास गिरती है, और मेस्करनी हाई प्रेशर का यहाँ पर निर्माण होता है। क्योंकि इस समय क्या होता है कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, तो दाब पेटी भी उत्तर की ओर स्विच करती है। तो दाब पेटियों के उत्तरी विस्थापन मेस्करनी हाई के प्रभाव से, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल के हाई के प्रभाव से, ये दक्षिणी गोलार्ध की जो ट्रेड विंड है, ये कौन सी पवनी है, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनी। ये पवने 40 से 60 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर के बीच इक्वेटर को क्रॉस करती है। जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करेगी, उत्तरी गोलार्ध का कॉरियलिस काम करेगा, जिससे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब जैसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा, वैसे ही इसकी दिशा क्या हो जाती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। क्योंकि स्थल पर ये दक्षिण पश्चिम से आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए हम इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। और ये चूंकि सागर पर लंबी दूरी तय करते हैं, इसलिए इसमें मॉइस्चर कंटेन रहता है। और भारत में पर्वत विज्ञान के प्रभाव से कभी पर्वतीय वर्षा, कभी साइक्लोनिक वर्षा, कभी संवहनीय वर्षा ये कराते हैं। और हालांकि बंगाल की खाड़ी में से जो मानसून पवनें आती है, इसकी डायरेक्शन जो होती है लो प्रेशर की ओर होती है, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यहाँ पर सोमालिया की ठंडी जलधारा किसी कारण से बनी, उसका इम्पैक्ट है। जो फिंडलेटर जेट होता है उसका भी इम्पैक्ट होता है, जिसको सोमालियन जेट कहते हैं। ये सब आगे के हायर क्लास में आपको बताएंगे। लेकिन ये एक नॉर्मल मानसून को समझने के लिए 9th क्लास के स्टैंडर्ड के लिए सफिशियंट है। ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप समझ लीजिए कि 60% 70% आपने मानसून के मैकेनिज्म को समझ लिया। अब इसे रिगार्ड जो थ्योरीज हैं, एल नीनो है, लानीना है, वो सब आपको समझना है। तो यहां तक सभी का क्लियर है? कोई डॉट तो पूछ सकते हैं। तो मानसून प्रस्फोट या मानसून विस्फोट क्या है, यहां से कल हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये मानसून प्रस्फोट या मानसून विस्फोट क्या है, यहां से कल चर्चा करेंगे। कल के लिए मानसून प्रस्फोट है, फिर मानसून का आगमन और उसकी शाखा का अध्ययन करेंगे, फिर मानसून ब्रेक क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, फिर वर्षा का वितरण, फिर मानसून की वापसी, फिर हम लोग एल नीनो के बारे में पढ़ेंगे, दक्षिणी दोलन के बारे में पढ़ेंगे,
भारत में जो ऋतुएं हैं उसके बारे में, फिर ग्रीष्म ऋतु का जो मौसम होता है, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु का, मानसून के वापसी के समय, शीत ऋतु का, फिर मानसून की जो एकताकारी भूमिका है, इस सब के बारे में हम आपसे कल चर्चा करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। आपसे मुलाकात होगी कल 6 बजे में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है।